हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग भाई। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। अग्निवलय किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए सब लोग, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। ये तो 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है क्लास में, तो ये तो याद हो गया होगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी थी? ब्राही लिपि थी, ध्यान रखना। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की क्लासेस मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? 4 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वो कौन सा राज्य है जो भारत की संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? बताइए कौन सी जो है कायांतरित चट्टान है? यहाँ पे ग्रेनाइट है, यहाँ पे संगमरमर है, सैल है, बेसाल्ट है। तो बताइए कायांतरित चट्टान कौन सी है इसमें? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, दबा के लाइक करो। बताइए इसमें कायांतरित चट्टान है कौन सी? 5 का जवाब दें सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे शैल आपका जो है अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान है इसमें। ठीक है, 5 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। बेसाल्ट आपका आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये प्रश्न आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बताइए सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं, इसको जो है शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए। छठा का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 8 का जवाब दें। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97% पाया जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस राज्य में? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस राज्य में? बताइए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शबित
कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है बताइए? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2017 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। SRR पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, दिया गया है इस बुक में। एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में। यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो हर मार्केट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगी आपको ये पुस्तक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले सकते हैं। और भी अच्छी तैयारी के लिए 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बाकी ऑफलाइन आपको हर मार्केट पर ये पुस्तकें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? बताइए इसमें कौन सा जो है जैव निम्नकरणीय है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक नहीं करो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए बताइए कौन सा जैव निम्नकरणीय है इसमें? तो कागज आपका जो है जैव निम्नकरणीय है। 11 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कई बार ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ अपनी क्लास में। भारत का सबसे लंबा बांध है, 12 का जवाब दें तो वो है आपका हीराकुंड बांध, महानदी पर है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखना। और सबसे ऊंचा जो बांध आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? 13 का जवाब दें। और आप लोगों से एक प्रश्न है, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो भी छोटी छोटी अपडेट्स रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको अपडेट वहीं पे मिलती रहेंगी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर में। ठीक है, 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किए थे? चौधरी चरण सिंह नहीं किए थे। ठीक है, 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है क्या? सभी लोग जवाब दें, पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है क्या? पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखना। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 में की गई थी। और उस समय जो भारत के वायसराय थे, ध्यान रखना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की, औरंगजेब की या शाहजहां की, या इनमें से कोई नहीं? 17 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। 50 में से अगर आपके 20 से 22 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपकी जीके जैस की तारीफ बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं उन डेली क्लासेस को देखना है। और आज जो दोपहर में क्लास होगी, सर्वनाम की हिंदी टॉपिक वाइज क्लास आएगी। 50 से 60 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। सर्वनाम से प्रश्न आना ही आना है। अगर प्रश्न आया, वैसे तो 100% आएगा और मेरी क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर उन 50 प्रश्नों को आप लोग नोट कर लिए तो। ठीक है, तो बताइए यह उक्ति किसकी है?
तो यह उक्ति है जहांगीर की। किसकी है? जहांगीर की। 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, तो आप लोग एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो अभी कभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? 1906 में जो है बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे 1906 की बात हो रही है, तो BR सिंधे ने की थी। ठीक है, 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो अब देखिए, पहले नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, अब होता है, तो इसका पहले राइट आंसर जो हो जाता जम्मू कश्मीर हो जाता, बट अब होता है क्योंकि आर्टिकल 370 को जो है हटा दिया गया है, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अब होता है। ठीक है, चलिए, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए, ननकाना साहिब। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1902 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे कौन? सभी लोग जवाब देंगे। 21 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1902 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे कौन? तो वो थे श्री नारायण गुरु। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का जो है उत्तराधिकारी कौन था? सभी लोग 22 का जवाब दें। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग फटाफट। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, ध्यान रखना। ठीक है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष? बताइए सभी लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्थापना की गई थी वर्ष 1928 में। ठीक है, कितने? 1828 में, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। चलिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, और वह कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 25 का जवाब दें। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बताएं सब लोग। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ठीक है, 26 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बताएं, वो कौन सा संगीत वाद्य है? तो वो है आपका सितार। ठीक है, चलिए, वेदों के संकलन करता है कौन? 28 का जवाब दें। वेदों के संकलन करता है कौन? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वेदों के संकलन करता है वेद व्यास, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेद व्यास। चलिए, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य। ध्यान रखना, 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन?
बताइए सब लोग, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, ध्यान रखना, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित थी? अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? 32 का जवाब दें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखना। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? बताइए किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। ठीक है, चलिए 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, इसका सभी लोग आंसर देंगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? सभी लोग वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। कुछ भी डाउट्स हैं अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, चलिए आप लोगों से प्रश्न है, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सब लोग 36 का जवाब देंगे। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है कौन सा? अटाकामा मरुस्थल है आपका। 36 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये प्रश्न कई बार करवा चुका हूँ, रट गया होगा। तो कोणार्क का शिव मंदिर ये ओडिशा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा के पुरी जिले में है। किस जिले में? पुरी जिले में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पुरी ही ऑप्शन में केवल दे दिया जाता है, ओडिशा नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और मार्तंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है, कन्फ्यूजन मत होना। चलिए, पतंजलि का संबंध है किससे? किस दर्शन से पतंजलि का संबंध है बताइए? पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से है पतंजलि के संबंध। 38 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी? संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी? तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु, ध्यान रखना। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? कवि चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये जो है गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 40 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण की सुविधाओं का जो है विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो ये है 87% भूभाग में, ध्यान रखना। चलिए, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आज़ाद, ध्यान रखना। 42 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र, यही होता है शून्यकाल का अर्थ, प्रश्न उत्तर सत्र। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस, मैं बता दूं आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से 100% क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 3 प्रश्न पूछा गया था, 3 प्रश्न, और तीनों को तीनों में फंसाया था एक ही क्लास से। लास्ट में एक क्लास लिया था छोटी सी, उसमें से ही फंसा दिया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखना। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग जो है किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग, ध्यान रखना। 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम को फुल फॉर्म बताएं सब लोग। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है कितना? बाल लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 919 आपका हो जाएगा। तो बी डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, आपका सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
चलिए वीडियो को लाइक करो फटाफट। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो वो है -40 डिग्री। चलिए स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है। और भी क्लासेस आप लोग जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा फीडबैक अपना जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आज की क्लास। और दोपहर 1:30 बजे जो क्लास होगी उस क्लास को ज़रूर देखना आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।